पिछली वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस के जो आपका ऑफिशियल सैम्पल पेपर जारी किया उत्तराखंड बोर्ड ने वो हमने कंप्लीट देखे थे। उसमें पहला खंड पूरा दिखाया था, दूसरा खंड के हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए जो कि अभिकथन और कारण से संबंधित थे। और आज की वीडियो में हम इससे आगे खंड 3 जो अति लघु प्रश्न और बाकी के जो खंड हैं उनको हम कंप्लीट होकर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और काफ़ी बच्चों के कमेंट पे आए थे कि इससे आगे सोल्यूशन लेकर आएगी, तो इसके लिए मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो आपने क्या वीडियो को अंतर देखकर सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने अपने। चलिए शुरू करते हैं। खंड 3 जो आपका खंड 3 जिसे कहेंगे अति लघु प्रश्न है। पहला प्रश्न है एनसीसी का पूरा नाम लिखिए। तो नेशनल क्रेडिट कोर। उत्तराखंड प्रदेश के दो क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। तो उत्तराखंड के जो क्षेत्रीय दल हैं वो है उत्तराखंड क्रांति दल और पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया। गैर परंपरागत ऊर्जा के दो साधन हैं, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है। सिल्क मार्ग से संसार के कौन कौन से भाग जुड़े गए हैं। सिल्क मार्ग से देखो मुख्य रूप से कौन से, एशिया को यूरोप उत्तरी अफ्रीका इनसे जोड़ता है। ठीक है। सिल्क मार्ग है तो एशिया यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ता है। इसका खंड 4 जो आपका आता है चौथे नंबर पर खंड लघु त्रि प्रश्न है। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या कारण थे। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इसके क्या प्रभाव रहे। तो कारण क्या था, साइमन कमीशन का विरोध और डोमिनियल स्टेट की मांग का ठुकराया जाना। ठीक है, एक कारण ये था। दूसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर कर अर्थात लगान और गांधी जी का द्विसूत्रीय मांगों को अनदेखा करना। ठीक है, ये था कारण। और परिणाम क्या है, समाज के विभिन्न वर्गों, महिलाओं, छात्रों, व्यापारियों का राष्ट्रीय आंदोलन में बड़े पैमाने में जुड़ा हुआ है इससे। और ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के साथ बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक, गोलमेज सम्मेलन जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके लिए मजबूर होना पड़ा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वह संरक्षित क्षेत्र जिसके सरकार द्वारा वन्य जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए घोषित किया जाता है। यह शिकार, चराई और मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत में घटते जल स्तर में मुख्य कारण बताइए। ठीक है, जल स्तर के घटते हुए क्या कारण मुख्य। पहला, अत्यधिक सिंचाई। हरित क्रांति के बाद कृषि में नलकूपों का अत्यधिक प्रयोग होने लगा। ठीक है। दूसरा, औद्योगिकरण, उद्योगों द्वारा भारी मात्रा में जल का दोहन होने लगा। तीसरा, शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूजल को अनियंत्रित उपयोग कहाँ, शहरों में। ठीक है, ये सारे कारण रहे। तो इसका क्वेश्चन में कहते हैं उन तत्वों की विवेचना कीजिए जो भारत की अनेकता में एकता को का प्रदर्शन करते हैं। संविधान, देखो जो अनेकता में संविधान है, धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये तीन कारण, तीनों को आपने पढ़ लेना है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व पर प्रकाश डालिए। वे चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते कौन, जो राजनीतिक दल होते हैं। दूसरा, वे जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रखते हैं, विपक्ष की भूमिका ये है। ठीक है। और तीसरा क्या है, वे कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं और जमानत जनमत का निर्माण करते हैं। ठीक है, काम क्या करते हैं, कानून बनाने में क्या करते हैं, निर्णायक भूमिका निभाते कौन, राजनीतिक दल। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है, ये आपको बताइए। उत्तरदायी कैसे है, देखो उत्तरदायी क्या, सरकार संसद और जनता के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है। जिम्मेदारी क्या रह गई, यह जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्णय लेती है। और वैध क्या है, यह नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है, इसलिए यह जनता की अपनी सरकार है। ठीक है, ये कारण है लोकतंत्र का। लोकतंत्र में ये क्या है, किस प्रकार उत्तरदायी है लोकतंत्र, ये। इसका क्वेश्चन नंबर 13 में, मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलत कैसे आती है। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग। ठीक है, दोहरे संयोग की समस्या को खत्म कर देती है। ठीक है, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को समाप्त कर देती, खत्म कर देती है। मुद्रा विनिमय के माध्यम से क्या होता है, अ, माध्यम के रूप में कार्य करती है। ठीक है, विनिमय का माध्यम का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे पेन चाहिए और आपको कॉपी चाहिए। अब मेरे पास अगर कॉपी है तो मैं, और आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन है, तो मैंने आपको कॉपी दी और आपसे पेन ले लिया। तो ये चीज होती है, जरूरत वाले व्यक्ति से ही हम ऐसा कर सकते थे। कब, जब तक मुद्रा नहीं आई थी प्रचलन में। ठीक है, तो ये होता था, मतलब सामान के बदले सामान लेते थे हम। मुझे एक सामान की जरूरत है, तुम्हारे मेरे पास दूसरा सामान एक्स्ट्रा है, तुम्हारे पास कोई और दूसरा सामान है, वो मुझे चाहिए और आपको जो मेरे पास है वो चाहिए, तो ऐसे करके काम चलाते थे। ठीक है, लेकिन बाद में जब मुद्रा आ गई तो ये परेशानी खत्म हो गई। जो पहली लाइन बता रही है ये कह रही दोहरा संयोग। ठीक है, दोहरा संयोग खत्म हो गया था। ठीक है, दूसरा क्या है, मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, इससे कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, कोई भी वस्तु बेच देगा और मुद्रा प्राप्त कर देगा। जैसे मान लीजिए आप किसान है, किसान क्या करेगा, अपना अनाज बेच सकता है, जो उसके पास एक्स्ट्रा अनाज है वो बेच देगा, उससे क्या होगा, उसको मुद्रा मिल जाएगी। ठीक है, और उस मुद्रा से अपनी जरूरत की कोई भी चीज ले सकता है। अब किसान ने अनाज बेचा, उसके बाद मुद्रा आ गई, मतलब पैसे आ गए, पैसे आए, उसने पैसे से अपने लिए और सामान ले लिए, घर के और जरूरत वाले सामान ले लिए। उसने मान लीजिए उसको कपड़े लेने थे, तो उसने कपड़े ले लिए, उसने मकान बनाना, मकान बना लिया। तो ये सब चीजें
क्या होगी, मुद्रा से संभव हो जाती। और अगर मुद्रा नहीं होती तो क्या करना पड़ता, अब उस व्यक्ति को क्या करना पड़ता, मुद्रा नहीं होती तो अगर मकान बनाने या कपड़े लेने तो ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ता जो अनाज के बदले कपड़े देता, और ये बहुत बड़ी परेशानी थी। तो ये चीज का निपटारा कहाँ से हुआ, मुद्रा के प्रयोग से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लेना अच्छे से। उसके बाद वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, एमएनसी कंपनी कहते हैं, विभिन्न देशों में निवेश करती हैं। वे नई तकनीक और उत्पादन विधियां लाती हैं। वे स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी करके उन्हें खरीद कर विश्व व्यापार में को एकीकृत करते हैं। ठीक है, ये तीन मुख्य है, इनको याद कर लेंगे। उसका प्राथमिक चिकित्सा में DRABC से क्या तात्पर्य है, DRABC तो क्या होता है भैया, प्राथमिक चिकित्सा डेंजर खतरा, सबसे पहले खतरे की जांच करते हैं, फिर रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, घायल की प्रतिक्रिया देखते हैं। उसका एयरवे क्या होता है, सांस का रास्ता साफ करें। फिर है ब्रीथिंग, सांस लेना, जांचें कि वह सांस ले रहा है या नहीं। और कैलकुलेशन, परिसंचरण। ठीक है, ये कहता है रक्त संचार नाड़ी की जांच करें। ठीक है, रक्त संचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तीन दो पांच चीजें आपने क्या देखनी होती है, किसी प्राथमिक चिकित्सा में ध्यान रखनी। DRABC तो क्या वैकल्पिक संचार साधन के रूप में फैक्स का क्या महत्व है। ठीक है, फैक्स का क्या महत्व है आपको बताना है। तो फैक्स का महत्व क्या है, उपयोग दस्तावेज, फैक्स का उपयोग दस्तावेजों, चित्र, ग्राफिक्स और टेलीफोन लाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत भेजने के लिए किया जाता है। यह आपातकालीन स्थिति में लिखित जानकारी भेजने का एक विश्वसनीय साधन है। ठीक है, उसके बाद देखिए दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न आगे हैं आपके। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में आपका फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या उठाए कदम, क्या-क्या कदम उठाए, तो पैतृक पितृभूमि और नागरिक, लॉ पेंट्री, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय की ओर जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद नया ध्वज, पूर्व के शाही ध्वज की जगह नया फ्रांसीसी तिरंगा चुना गया। स्टेट जनरल, इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया और इसका चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जाने लगा। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए और भाषा, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाया गया। ठीक है, तो ये चीजें की गई थी क्या, फ्रांसीसी लोगों की सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। संसाधन संरक्षण क्या है, संरक्षण के उपाय या प्रौद्योगिकी का प्रभाव। ठीक है, तो ये है आपका संसाधन संरक्षण, संसाधनों का सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध उपयोग ताकि भावी पीढ़ियों के लिए क्या हो, वो बचा रहे। ठीक है, मतलब एक तरीके से संसाधनों को बचाए रखना, योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना। दूसरा सुझाव क्या है, वर्षा जल संचय करना चाहिए, सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए और पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग करनी चाहिए। ठीक है, अथवा में इसका उत्तर क्या है, हाँ क्या लिखा, संरक्षण के उपाय या प्रौद्योगिकी का प्रभाव। हाँ, प्रौद्योगिकी ने क्या किया, संसाधनों का दोहन बढ़ाया है, मशीनों और परिवहनों ने क्या किया है, संसाधनों की खपत जैसे खनिज, जीवाश्म ईंधन को कई गुना बढ़ा दिया, जिससे उपभोगवादी संस्कृति का जन्म हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान, मतलब ज्यादा चीजें निकाली जा रही, ज्यादा दोहन, ज्यादा चीजें बन रही तो ज्यादा लोग देख रहे हैं, ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, खरीदना पसंद कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो ये भी हो रखा है संसाधन उसमें प्रौद्योगिकी के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में एकात्मक तत्व या भारत और बेल्जियम की तुलना। ठीक है, तो एकात्मक तत्व क्या है, सशक्त केंद्र, केंद्र सूची में अधिक और मुख्य विषय हैं। ठीक है, एकल नागरिकता है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है। एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, एक ही न्यायपालिका दे रखी है और आपातकालीन प्रावधान, केंद्र राज्य सूची पर कानून बना सकता है। ठीक है, 8वां में तुलना करने को कहा गया है। तो अंतर क्या है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का प्रावधान है जो कि भारत में नहीं है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों को केंद्र क्या करता है, राज्य सरकारों को बर्खास्त कर सकता है, बेल्जियम में ऐसा नहीं है। समानता क्या है, दोनों संघीय देश हैं जहां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। ठीक है, ये दो कारण है भारत और बेल्जियम में तुलना करने पर। अगला है आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व। ठीक है, तो तीन क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो तीनों देख लीजिएगा। थोड़ा आज मुंह में थोड़ा दर्द है तो इस वजह से बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो आपको तो शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगेगी, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, सॉरी उसके लिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, इसको देख लेना आप तीनों। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के पश्चात पुस्तकों ने यूरोप समाज में क्या बदलाव किया। ज्ञान का प्रसार हुआ, धार्मिक सुधार हुआ, वैज्ञानिक तर्क और फ्रांसीसी क्रांति, ये तीन चार चीजें हुई थी। ठीक है, कब, बाकी आपने पूरा डिटेल में पढ़ लेना।
भारतीय संस्कृति की मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो मानसून पर निर्भरता, जोत जोत का छोटा आकार, पुरानी तकनीक और बाजार का अभाव, ये 4 कारण। उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि केस स्टडी पे आया है, इस बार ही पहली बार जुड़ा है आपके उसमें। तो आपने एक केस स्टडी का दिए हुए आपके सैंपल पेपर में, उसको आपने देख लेना है। सैंपल पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेंगे। बाकी क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ दिए, इनको पढ़ लेना आपने। रिंडरपेस्ट महामारी ने अफ्रीका के लोगों में किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव डाला? तो अर्थव्यवस्था और आजीविका को नष्ट कर दिया था किसने? कहाँ? अफ्रीका में। किसने? रिंडरपेस्ट महामारी ने। 90% मवेशी की मृत्यु से खाद्य संकट पैदा हुआ और अफ्रीकियों को यूरोपीय बागानों खदानों में मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ठीक है। इसके बाद रिंडरपेस्ट महामारी किस वर्ष में फैली? तो 1880 के दशक के अंत में। ठीक है, 1880 के दशक के अंत में फैली थी। ठीक है। उसके बाद रिंडरपेस्ट महामारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मवेशी प्लेग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मवेशी प्लेग या कटल प्लेग भी कहते हैं। ठीक है, इस नाम से। अब उसका मानचित्र है आपका, तो मानचित्र का आपका जल्दी मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊंगा। बाकी मैंने यहाँ पे आंसर तो दे रखे हैं मानचित्र के। जैसे ऐतिहासिक घटना, चौरा चौरी की घटना कहाँ हुई थी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और यहीं से इसी की वापसी के बाद के असहयोग आंदोलन की वापसी का कारण यही बना। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, पोरबंदर नामक स्थान पर। ठीक है। उसके बाद भूगोल में आपका काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में है। एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ? काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा कहाँ है? आसाम में है, असम कहते हैं। मथुरा तेल शोधनशाला उत्तर प्रदेश कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है मथुरा तेल शोधन? मथुरा तो सीधी सी बात है उत्तर प्रदेश, तो वहीं आपका उत्तर प्रदेश में लगा दी, मथुरा में। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिलायंस कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। उसके अलावा प्रायद्वीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से याद करनी। उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन पेपर आपने अच्छे से देख लिया होगा वीडियो में। सारे क्वेश्चन आपने अच्छे तैयार कर लिए होंगे। सारे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। अगर नहीं देखा दोबारा एक बार वीडियो को चला लीजिए। और सभी बच्चों को बोर्ड एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर के डाउट है, कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आई, वीडियो सीखने को कुछ मिलता है तो कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।